देखो क्वेश्चन है, an elastic ball of mass m is suspended from a fixed point by an extensible string. A small part of the mass m is moving down at an angle of 37 degree with the vertical hit the ball directly with velocity v naught. देखो एक बॉल है जिसका कि मास m है, ये तुम्हारा क्या स्ट्रिंग से अटैच है, ये सीलिंग से फिक्स किया हुआ है। तो दूसरा एक सेम मास का एक पार्टिकल जिसका भी मास m ही है, बॉल के बराबर, लेकिन v नॉट स्पीड से बॉल के तरफ डायरेक्टली इसको थ्रो किया गया है ना, और ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे आके इसको बॉल को हिट करता है विथ स्पीड v नॉट। अब हो रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 4/5, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इस बॉल का वेलोसिटी निकालना है जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। और दूसरा डिटरमाइन द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव टेंशन, स्ट्रिंग में इम्पल्सिव टेंशन निकालना है इन द स्ट्रिंग एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। ठीक है, देखो तब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो मान लेते हैं हिट करने के बाद बॉल किधर मूव करेगा, बताओ तो। ये जो आके हिट करेगा तो दोनों का कॉमन नॉर्मल कौन हो जाएगा, कॉमन नॉर्मल लाइन तो यही ना होगा, ये वाला लाइन क्या होगा, बोलो। कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल। तो दोनों पे जो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। तो अगर इम्पल्स की बात करें हम लोग, ये इस पे इम्पल्स बॉल पे ऊपर की तरफ लगेगा, तो इस पे इम्पल्स जो होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। इम्पल्स को कितना से रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स होता है एक्चुअली है क्या, इम्पल्स जो होता है वो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। जितना टाइम के लिए कोलिजन पीरियड हुआ, तो इम्पल्स मान लेते हैं इस पे ये कितना लगाया, बॉल लगाया पार्टिकल पे आई, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये भी इस पे इक्वल एंड अपोजिट उतना ही इम्पल्स रहेगा। इम्पल्स चेंजिंग मोमेंटम के बराबर होता है। अब ये देखो इस पे इम्पल्स जो लगा इधर साइड लगा, तो बॉल किस डायरेक्शन में भागना चाहेगा, बोलो बोल बेटा, इम्पल्स ही के डायरेक्शन में ना भागना चाहेगा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है जी, मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है ना सबको। यस सर। हाँ, तो इस डायरेक्शन में भागना चाहेगा, क्या बॉल इस लाइन के लॉन्ग जा सकता है, बोलो। नो सर।
नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। बॉल जब भी जाएगा स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर इधर साइड ना भाग पाएगा। तो इस इंपल्स का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल लाइन पे होगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। तो ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग सकता है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा, ये एंगल कितना आई 37 डिग्री है, तो कंपोनेंट कितना आएगा इधर साइड आई cos 37। इस कंपोनेंट को कोई बैलेंस करना चाहिए। कौन बैलेंस करेगा? तो कौन इसको नीचे नहीं जाने दे रहा? स्ट्रिंग। इसका मतलब जिस समय कॉलिजन होगा इंपल्स में, स्ट्रिंग में भी क्या होगा, एक इंपल्सिव नेचर का टेंशन आ जाएगा। तो एक इंपल्स और कहां पे होगा? स्ट्रिंग में भी होगा। यही बॉल को नीचे जाने से रोकेगा। यही बॉल को नीचे जाने से रोकेगा। और स्ट्रिंग के इंपल्स को हम लिख रहे हैं IT, मतलब इंपल्स इन ड्यू टू स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में क्या होता है? टेंशन होता है, तो यानी इंपल्स ऑफ टेंशन। बताओ ये एंगल कितना है? 37 डिग्री है। चलो अब देखो क्या, कॉलिजन के बाद बॉल का वेलोसिटी मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया v2। क्या हो गया? v2। पहले इसका कितना वेलोसिटी था? 0। ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इसका 0 से चेंज होकर कितना हो गया? v2, है ना। अब इसका कितना वेलोसिटी हो गया? तो इसका तो वेलोसिटी तो डाउनवर्ड था ना, नीचे की तरफ आ रहा था। कितना वेलोसिटी से ये आ रहा था? v0 से। अब मान लेते v0 से इसका वेलोसिटी बदल के हो गया है v1, और नीचे ही की तरफ है v1, मतलब इसी डायरेक्शन में है v1। बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। ठीक, तो हम लोग देखो तो अगर इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं, किसको? ये बॉल और पार्टिकल को सिस्टम मान ले, तो आपस में दोनों एक दूसरे पे इंपल्स, ये आई नीचे लगाया और ये आई इस पे ऊपर लगाया। ये इंपल्स क्या है? ये जो इंपल्स है, हेलो, किसको म्यूट कर दिया है? बेटा सबको अनम्यूट किए हुए हैं, अलग अलग सबको बारी बारी से क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या आज? बेटा देख हम सबको अनम्यूट कर दिया, देखो यहाँ पे। चलो पहले म्यूट ऑल हो गया, अब अनम्यूट। हाँ हाँ सर, सर, म्यूट अब नहीं हुआ। हो पा रहा था। अभी हुआ सर, पहले नहीं था सर। पहले नहीं अब था हुआ? सर। हाँ सर, हो हाँ गया। सर, हो गया। अब सब हो गया? यस सर, हुआ। तुम्हारा जी रजनीश? हो गया सर, हो गया। हो गया। देखो तो इन दोनों को सिस्टम मान लेते हैं। तो इन दोनों को सिस्टम मान लिए, तो ये बॉल पे आई नीचे या पार्टिकल पे आई ऊपर, ये क्या कैसा होगा? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल सर। इंटरनल, क्योंकि आपस में लगा रहा है। यस अब सर। इन दोनों को सिस्टम माने, स्ट्रिंग को तो सिस्टम में नहीं ना माने हैं, जो सीलिंग से जुड़ा हुआ है नहीं। तो बताओ ये वाला फोर्स क्या हो गया? एक्सटर्नल। ये हो गया एक्सटर्नल। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स में कौन सा डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, इस लाइन के अलोंग नहीं। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मेरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता था। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। लेकिन अब है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक्सटर्नल फोर्स। कौन है? IT। IT का कंपोनेंट इस लाइन पे आएगा ना, IT ऊपर की तरफ है, तो इस लाइन पे कितना कंपोनेंट आ जाएगा IT का? IT cos 37।
तो IT cos 37 लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आ जा रहा है बेटा, इसलिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो ये सब में क्या हो रहा था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कंजर्व हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि सब एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन था, जिसकी वजह से लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कंजर्व। तो वाला जो फार्मूला जो यूज कर रहे थे ना, कौन वाला, V1 V2 वाला, जो शुरू में रिजल्ट हम लोग ड्राइव किए थे, जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे जो वेलोसिटी मेरा जो था कितना, एक ये वाला V1 और ये वाला V2 जो था, दोनों बॉडी का कॉलिजन के बाद, ये केवल कब वैलिड है ये फार्मूला, ये तभी वैलिड है जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो और ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट हो। समझ गया है? क्या Yes, sir. समझा? ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हो जब लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट ना हो। तो यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में, आज वाले क्वेश्चन में हो क्या गया कि एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट मेरा चला आ रहा है किधर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की तरफ। IT वर्टिकली ऊपर है स्ट्रिंग का, है ना, IT ऊपर इस स्ट्रिंग का यस सर। वर्टिकली ऊपर की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो मिल जाएगा ना। कितना मिल जाएगा, IT cos 37। तो गलती से वो वाला फॉर्मूला V1 V2 जो निकाले थे नहीं यूज करोगे, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, बस नहीं यूज कर सकते, कोई बात नहीं। अब देखें, IT एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं ना। वो वाला फॉर्मूला केवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लिए है, उस फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं यूज करोगे। हाँ, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। क्या करोगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किधर, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तब देखो, इस बॉल का बताओ वेलोसिटी किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है ना, है जी, यस सर। है। ये वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 37। 37 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख देते, थोड़ा सा अरेंज करके, वर्टिकल लाइन से कितना एंगल ये बना रहा है, 37। तब कौन सा कंपोनेंट जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बताओ। वर्टिकल लाइन पे रखो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साइन सर। साइन कंपोनेंट। और कौन सा डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, हम इधर लेफ्ट साइड पॉजिटिव मान रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपवर्ड पॉजिटिव मान लेते हैं, जो नीचे की तरफ होगा उसको हम नेगेटिव कर दें। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा कितना आ गया, शुरू में पार्टिकल का है mv0 और उसका कौन सा कंपोनेंट जा रहा है, साइन कंपोनेंट लेफ्ट साइड जा रहा है, पॉजिटिव। अब बॉल तो रेस्ट में है, तो बॉल का मोमेंटम मेरा कितना कितना जी, बॉल का मोमेंटम 0। अब कॉलिजन के बाद क्या, कॉलिजन के बाद अभी भी ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आ रहा है, कितना वेलोसिटी से अब आ रहा है, v0 की जगह पे v1 से आ रहा है। किससे आ रहा है, v1। v1 से। तो अभी भी इधर कंपोनेंट इसका कितना मिलेगा, m v1 cos 37 मिलेगा ना, सॉरी sin 37 मिलेगा, m v1 sin 37, क्योंकि वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल है। तो कितना लिखेंगे,
m v1 sin 37 प्लस कितना, प्लस बॉल का मास है m, अब वेलोसिटी अब इसका है कॉलिजन के बाद भी। बोलो कोई प्रॉब्लम? सर बोले कि हाँ। सर नीचे ही यहाँ पे सर आ रहा है बॉल टकराने के बाद भी। हाँ अगर देखो ना बेटा, अब उसमें करना क्या है, जो सब मैथमेटिक्स काम कर देगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कि वेलोसिटी किधर है, ऊपर सर था कि ऊपर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी मेरा नीचे ही की तरफ है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी मतलब ऊपर हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। यस सर। तो सॉल्व करेंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा आंसर। तो m तो कॉमन करके हटा दिए, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिला, कितना, v2 प्लस 3v1/5 इज इक्वल टू कितना के हो गया, 3v0/5। बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो। नहीं सर। क्या जी? नहीं, दो वेरिएबल है v1 और v2, एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन कहां से हम लिखेंगे, तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा किधर लिखा जाता है, ऑलवेज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना। Yes, sir. नाउ इक्वल टू कितना बोलता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बताओ सेपरेशन किस स्पीड से हो रहा है, तो ये बॉल ठीक है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग आ रहा है, कितना वेलोसिटी से आ रहा है, v1 से आ रहा है ना जी। पहले Yes. सर V0 है सर, हाँ कॉलिजन से पहले सर V0 है। तो बेटा कॉलिजन के सेपरेशन क्या होता है, ऊपर में सेपरेशन होता है, सेपरेशन हमेशा कॉलिजन के बाद ना होता है। ऊपर में क्या लिखता है, हाँ सर। ऊपर में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते हैं कॉलिजन के बाद वाला, नीचे में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉलिजन के पहले वाला। है तो यस पहले हम लोग क्या ऊपर वाला टर्म लिख लेना, यस सर यस। चलो लिख लेते हैं। तो ई बताओ, ई आ रहा है इसके तरफ कॉलिजन के बाद भी, कितना से, v1 से। ये बॉल इधर है v2, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग कितना कंपोनेंट इसका हो जाएगा, तो कॉस ये 37 है तो ये 53 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस v2 cos 53। अब बताओ कॉलिजन के बाद सेपरेशन अलग होता है ना जी, कॉलिजन के बाद दो बॉडी एक साथ एक दूसरे की तरफ आता है कि एक दूसरे से दूर जाता है, दूर जाता है। दूर जाता है। इसका मतलब कौन बड़ा होना चाहिए, v2 cos 53 बड़ा होना चाहिए किससे, v1 से, तबे ना दूर जाएगा। यस सर। तो तुम कितना लिखेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों नीचे की तरफ है, तो तुम लिखेगा v2 cos 53 माइनस v1। सेपरेशन किस वेलोसिटी से हो रहा है, तो v2 cos 53 माइनस v1। आया समझ में? यस सर। अप्रोच कितना से हो रहा है, तो बताओ कॉलिजन के पहले तो ये तो रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी तो 0 है, ये इसके तरफ आ रहा है कितना से, v0 से, यही तो अप्रोच हो गया। कितना से आ रहा है, V0 से। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना लेना है, 4/, अब v0 को उधर कर देते हैं, तो cos 53 कितना, 53 कितना होता है, 3/5 ना, 3v2/5 माइनस v1 इज इक्वल टू 4v0/5।
5 ये हुआ दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 से। इससे क्या होगा, इससे +3v1/5 और -3v1/5 दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, Yes. और कितना हो जाएगा इधर 8v2/5. ऑन एडिंग, ऊपर में है 1 और नीचे 3/5 मल्टीप्लाई हो गया था 9/25 Yes. v2 और 3/5 यहाँ मल्टीप्लाई पहले से भी 3/5 कॉमन हो गया 3v0/5 और 1 + 3v0/5 कॉमन हो गया 1 + 4/5, तो ये आ गया 25 5 9 27 v0/25। तो इसलिए v2 कितना हो गया, v2 हो गया 27 v0/34। एक ही आंसर आ गया पहला पार्ट का। हमको इसी से मतलब था, v1 से नहीं था। चलो v1 भी हम निकाल ही देते हैं, एंड v1 कितना हो जाएगा सर यहाँ नहीं समझ में आया सर। कहाँ पे, सर 3/5 से जो मल्टीप्लाई किए उसके बाद से। ये मेरा अभी तो मैथमेटिक्स का काम है जी, 2 इक्वेशन लिखा गया फिर इसका काम खत्म है। और तुमको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया जाएगा। नहीं सर यहाँ इसको बेटा बात 3/5 से क्यों मल्टीप्लाई किए हम, है? इसलिए कि 3/5 मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -3v1/5 है, यहाँ पे 3v1/5 दोनों कट ना जाएगा, इसलिए ऐसा किए। समझ गए सर, आप समझ गए। हाँ कौन बोलो, सर हम लोग म्यूट कर दिया है। कैसे म्यूट हो जा रहा है जी, अभी तो अनम्यूट किए हैं सबको। अच्छा फिर से कर रहे हैं, रुको। सर लेकिन म्यूट करने के बाद फिर म्यूट करते हैं फिर हो जाता है। क्या हो जाता है, अनम्यूट करते हैं आप ना, तो हम लोग फिर इधर से म्यूट करते हैं फिर अनम्यूट नहीं हो पाते हैं। कैसे नहीं हो पाता समझ में नहीं आता है। चलो यहाँ पे तुम नाम बोलो, नाम बोलो। शुभम सर। शुभम, करो तो, हो रहा है। अब हुआ सर। अब हुआ सर, ओके साथ अब हुआ सर। अनम्यूट कर देता फिर से म्यूट करने के बाद म्यूट कर रहे हैं सर, तो फिर उसके बाद नहीं हो रहा है सर। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आज, देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो जो होगा जूम का प्रॉब्लम। ठीक है, चलो v1 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब क्या हो गया, हाँ जी बोलो। हाँ सर फिर अब यही करते रहे बार बार। चलो अब हुआ हो सर। गया? हाँ सर फिर हो गया था। हो जाएगा बाबा। फिर बाबा हो रहा सर। देखो तो, करो तो सब कोई अपने आप को अनम्यूट। सर फिर से हो गया था। हाँ करो ना सब कोई अपने आप अनम्यूट करो। हाँ सर हम म्यूट हो पाए। चलो ठीक है, देखो v1 का वैल्यू निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा, तो 3/5 इंटू v2 ये भाई आवाज दे दिए भाई। v0 माइनस
4v0/5। तो 34 से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव आ जाएगा ना। तो ये नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव आ जाएगा -11/34। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कॉलिजन के बाद बॉल जो होगा वो लौटेगा, ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे लौटेगा। V1 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आगे नहीं कंटिन्यू रखेगा, पीछे आएगा, क्योंकि तो इसको हम आगे ही मान लिए थे। आए समझ में? यस सर। ठीक, अब क्या बता रहा है? ठीक है, तो नेगेटिव साइन हम हटा देते हैं। 11/34 V0 और उसको एरे से दिखा देते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, मतलब ये लौटेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इंपल्सिव टेंशन निकालना है, IT। तो इंपल्सिव टेंशन देखो, तो हम बॉल का इंपल्स इक्वेशन लिखे हैं, V2 हम निकाल चुके हैं। या तो बॉल का लिखे या तो हम पार्टिकल का लिखे, तो बॉल का ही लिखे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स इक्वेशन से इम्पल्स इक्वेशन इसके लिए फॉर स्ट्रिंग। देखो तो वर्टिकल लाइन पे तुम्हारा क्या है, IT ऊपर की तरफ है और नीचे क्या है, इस बॉल पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, IT ऊपर की तरफ लग रहा है? यस सर। और एक I नीचे की तरफ लग रहा है, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, I cos 37 ये लगा। यस। तो I cos 37। अब बताओ बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल कितना मेरा जैसे मोमेंटम चेंज है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी मिला इसको हॉरिजॉन्टल मिला। तो वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम होगा कॉलिजन के बाद? नहीं, क्यों? जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिला है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं मिला है। और कॉलिजन के पहले भी रेस्ट में था, तो इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं। तब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से देखो, तो therefore IT इक्वल टू कितना हो गया, उधर I cos 37 और cos 37 कितना, 4/5, 4I/5। अब I कैसे निकालेंगे, तो I हम इम्पल्स इक्वेशन इस पार्टिकल पे भी लिख के निकाल सकते हैं। देखो तो इस पार्टिकल पे इम्पल्स जो लग रहा है, I किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है ऊपर की तरफ। यस सर। तो इसका मोमेंटम चेंज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ I कितना के बराबर है, 4/5 पार्टिकल के लिए। इम्पल्स ऊपर लग रहा है, हम ऊपर ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो बताओ इसका मोमेंटम हम लोग कितना लिखेंगे, तो V1 तो नीचे ना लिखे थे एक्सप्रेशन में, तो फाइनल मोमेंटम मेरा कितना हो गया, -mv1। ठीक है, V1 नेगेटिव आ गया तो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -mv1 क्योंकि नीचे की तरफ है, और -mv0 क्योंकि ये भी नीचे की तरफ है। तो m तो कॉमन हो गया, और V1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो V1 अभी निकला है माइनस, पुट कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11
V0 by 34 minus of V0. लेकिन ये बताओ, उल्टा नहीं, जरी सा गड़बड़ कहाँ गया, यहाँ ये नीचे की तरफ है ना जी, तो इसका तो नेगेटिव इम्पल्स कितना है इसका, ये भी है माइनस एम V0, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया है प्लस। तो 11 प्लस 34 कितना आ जाएगा 45, तो 45 5 गया तो 9, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा 18/17, 18/17 mV0। हेलो, अरे बेटा कितना बार म्यूट अनम्यूट करे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तुम लोग नाटक लगा कर रखा है, तो काहे तुम अपने आप को अनम्यूट कर लेता है। चलो करो, हो गया। जी सर। सर यस सर। वहाँ पे सब पल पल घर की आवाज सुना रही है। बच्चा से लगभग खेलिया जाना चाहिए। तो ये आई का वैल्यू कैसे लिए सर, समझ में नहीं आया। बताओ कोई प्रॉब्लम। सर आई वाला सर लास्ट वाला स्टेप से समझ में नहीं आया। लास्ट वाला, जैसे इम्पल्स हाँ सर, आई का इक्वेशन वैल्यू कैसे लाए। हाँ आई का वैल्यू देखो, कैसे आया इम्पल्स सर? इक्वेशन फॉर बॉल, स्ट्रिंग नहीं, किसके लिए है, बॉल के लिए। अरे बेटा जिसके यहाँ पे अगर अनम्यूट तुम लोग को करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर उसके बाद होता नहीं पाता और नहीं हो पा रहा है, तो जिसके यहाँ Yes, sir. बोला जाए कम से कम मना तो करो कि क्लास चल रहा है। घर में बोलो कि क्लास चल रहा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखना बाद में। सर लास्ट में सर आई का वैल्यू कैसे बैठा है? आप पुट का सब बता रहे हैं, देख बेटा। देख इस बॉल पे क्या क्या इम्पल्स लग रहा है, एक तो स्ट्रिंग लगा रहा है आई की ऊपर की तरफ, और एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग पार्टिकल लगा रहा है आई, यही जो है ना। तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल इम्पल्स क्या हो गया, आई टी अपवर्ड, और इसका कौन सा कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, आई cos 37, यही हो गया नेट इम्पल्स बॉल पे। तो बॉल पे जो नेट इम्पल्स इक्वेशन हो गया आई टी माइनस आई cos 37, किधर, वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं, बॉल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉलिजन के बाद शुरू में रेस्ट में था, तो यानी वर्टिकल डायरेक्शन में पहले भी वेलोसिटी 0 था और कॉलिजन के बाद भी 0 है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम चेंज कितना है, 0। तो आई टी कितना हो गया, स्प्रिंग में जो इम्पल्स हो गया cos 37 4/5 4i/5। अब आई कैसे निकलेगा, तो आई निकालिए, देखो बॉल पे ये जो आई लग रहा है इम्पल्स, इससे तो बॉल पे जो इम्पल्स होगा वो बॉल पे चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। तो हम ऊपर वाले डायरेक्शन जिधर इम्पल्स लग रहा है उसको पॉजिटिव मान लिए, तो आई हो गया पॉजिटिव। इसका V1 और V0 और V1 दोनों नीचे लिए, तो दोनों मोमेंटम नेगेटिव है। कौन कौन, फाइनल और इनिशियल दोनों। तो क्या लिखेंगे, माइनस एम V1, मेरे सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल मोमेंटम इनिशियल कितना, माइनस एम V0। अब V1 निकाल चुका है तुम यहाँ से, ये V1 यहाँ से जो निकाला यहाँ पे लाके पुट करो, V1 का वैल्यू इसमें लाके पुट किया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
चलो नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो अब गया? नीचे यस सर। लो, ये हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टू इक्वल स्फीयर ऑफ मास एम आर सस्पेंडेड बाय वर्टिकल स्ट्रिंग। देखो इन दोनों का मास एम है। कौन दोनों का? इसका भी मास एम है और इसका भी मास एम है। vertical strings so that they are in contact with their center at the same level. A third sphere of mass is strike with speed u. तीसरा स्फीयर तुम्हारा क्या है? ये u स्पीड से स्ट्राइक करता है। उसका रेडियस सेम है, जो दोनों का उतना ही है। फाइंड द वेलोसिटी, लेकिन उसका मास स्मॉल है। क्वेश्चन में छूट गया है। इसका मास कितना है? स्मॉल है। ठीक। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच स्फीयर जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के बाद हर स्फीयर का स्पीड बताना है कि क्या हो जाएगा। देखो तो कॉलिजन के पहले इसका स्पीड कितना है? स्मॉल एम का कितना है जी? बोलो। U सर। u है ना? यस। तो इसका मान लेते हैं कॉलिजन के बाद ये बदल के हो गया v। कितना हो गया? v। ये बदल के हो गया v। और ये दोनों का तो इनिशियली 0 था। सिमेट्रिसिटी की वजह से मान लेते हैं कि दोनों का जो वेलोसिटी हो गया है, दोनों का स्पीड सेम है, क्योंकि दोनों का मास सेम है और सिमेट्रिकली दोनों पे आके गिरा है। और यही कि डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक राइट साइड भागेगा और एक लेफ्ट साइड भागेगा। v2 कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं? उसको v1 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फोर्सेस कैसे कैसे लगा होगा। फिर सर लगता जब दोनों क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, ये तीनों स्फीयर, ये वाला और ये वाला, तो बताओ दोनों का कॉमन, दोनों का सेंटर से इसके सेंटर से जो लाइन आएगा वो क्या बनेगा? इन दोनों का कॉमन नॉर्मल। और इसके सेंटर से जो लाइन आएगा वो बनेगा इन दोनों का कॉमन नॉर्मल। ये बनेगा, ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस स्फीयर और इस स्फीयर का, और ये होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस स्फीयर और इस स्फीयर का होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसका? ऊपर वाला स्फीयर और बाएं तरफ वाले स्फीयर का, नीचे का। उसी तरह से ये हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा स्फीयर का? ऊपर वाला स्फीयर और राइट साइड वाला। अब बताओ सेंटर टू सेंटर सबको लाइन जो मिला रहा है, ये क्या बनेगा? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ना बनेगा जी। यहाँ पे देखो तो ध्यान से, ये क्या बनेगा? बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी आर, ये भी आर, यस सर। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल 2r साइड का। यस सर। तीनों का साइड 2r होगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब कि तुम्हारा ये हो गया कि जो
उसका वेलोसिटी वाला लाइन है, उस स्फीयर जो ऊपर से नीचे के तरफ आ रहा है, वेलोसिटी वाला जो लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है? ये बन रहा है 37 डिग्री बन रहा है। ये भी बन रहा है यहाँ से यहाँ सर 30 डिग्री था बस। 30 डिग्री बोला जा रहा है, 37 लिख रहा है 30। कोऑर्डिनेशन नहीं है किसके बीच में, मेरे हाथ और मुंह के बीच में। लिखा रहा है 30 और बुला रहा है 37। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 30 और 30 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यस सर। और कैसे कैसे इम्पल्स लगेगा? तो इम्पल्स जो लगेगा, इस पे इम्पल्स नीचे की तरफ लगेगा, आई, और इस बॉल पे इम्पल्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, उसी तरह से इस पे इम्पल्स इधर साइड लगेगा, और सिमेट्रिसिटी से ये भी आई होगा, और इस पे इम्पल्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्योंकि दोनों पे सिमेट्रिकली फॉल कर रहा है, तो इसलिए सब इम्पल्स का वैल्यू सिमिलर होना चाहिए, आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। होगा? अभी बताओ, इस वाले बॉल पे जो इम्पल्स नीचे लग रहा है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना जीरो साइड, आएगा कि नहीं? यस सर। आएगा। तो ये बॉल नीचे नहीं भाग रहा, क्यों? यानी कि ये जो स्ट्रिंग है, इसमें भी एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे? आई टी। स्ट्रिंग में भी क्या जनरेट हो जाएगा? एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। इधर भी इम्पल्स लगेगा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग के इम्पल्स को हम क्या लिख रहे हैं? आई टी। आई टी, इम्पल्स इन स्ट्रिंग। इसमें भी क्या हो गया है? आई टी। यानी कि स्फीयर के बीच में तो इम्पल्स है ही, साथ में स्ट्रिंग का भी फोर्स इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा, है ना? तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो एक्सटर्नल इम्पल्स है, आई टी दोनों स्ट्रिंग का। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग लीनियर मोमेंटम नहीं कंजर्व कर सकते, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो आई है, ये चारों तीनों बॉल आपस में लगा रहा है, ये तो इंटरनल है, और ये दोनों आई टी जो स्ट्रिंग का, वो क्या है? एक्सटर्नल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम इधर लिखेगा -mv2, इसका मोमेंटम इधर लिखेगा +mv2, दोनों कट जाएगा, 0 = 0 आ जाएगा, वो तो है ही। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व करने से मेरा ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा बेटा, ये प्रॉब्लम इम्पल्स इक्वेशन से ही केवल बनेगा। देखो इम्पल्स इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, अब बताओ। सर 2mv2 बराबर 0 ना आएगा सर? आए 2mv2 बराबर 2mv2 इतना मारेंगे, इसको क्या लिखेगा? इसके लिए -mv2 लिखेगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड पॉजिटिव मान लेते हैं। इसके लिए क्या लिखेगा? +mv2। तो पहले का -mv2 और दूसरे का +mv2। बताओ, शुरू में तो दोनों बॉल, शुरू में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों बॉल का वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम है, तो दोनों का 0। अब फाइनल दोनों का कितना लिखेंगे? तो इससे क्या आ जाएगा? 0 = 0। तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं सर। एक्चुअली जो तुम सिमेट्रिसिटी यूज कर लिया था ना शुरू में, कि सिमेट्रिसिटी की वजह से बॉल चूंकि सिमेट्रिकली गिर रहा है दोनों पे, तो इसका इधर v2 होगा, तो इसका इधर, क्योंकि दोनों का मास ही है।
इसी सिमेट्रिसिटी की वजह से तुम्हारा क्या हो गया कि एक मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंजर्व करते वो इसमें यूज हो गया, नहीं तो एक का v1 लिखते एक का v2 लिखते, दोनों बॉल का अलग अलग स्पीड लिखते हैं, अब फिर दोनों को बराबर करते। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको इंपल्स इक्वेशन लिखना होगा। देखो तो डायरेक्ट हम इंपल्स इक्वेशन पहले हम स्मॉल m के लिए लिखे। देखो क्या लिखोगे, impulse equation for m के लिए। बताओ इस पे क्या लगा इंपल्सिव फोर्स, तो इस पे लगा है I cos 30 ट्वाइस ऊपर के तरफ। कैसे बेटा बताओ, इस वाले बॉल पे, ये वाले बॉल पे एक ये वाला स्फीयर ऊपर आई लगाया है ना, और दूसरा ये वाला स्फीयर आई लगाया। अब वर्टिकल से दोनों लाइन कितना एंगल बना रहा है 30 और ये भी 30। तो दोनों का वर्टिकल लाइन पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस ना आएगा। यस सर। यस सर। ये वाला एंगल है 30, ये भी एंगल है 30, तो 2i cos 30 ऊपर के तरफ, तो अपवर्ड एक्शन पॉजिटिव। बताओ मोमेंटम तो बॉल का दोनों ही नीचे है, कौन कौन, v1 भी नीचे की तरफ है और u भी नीचे, फाइनल भी नीचे, इनिशियल भी नीचे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो क्या लिखोगे माइनस mv1, यह है फाइनल मोमेंटम, माइनस इनिशियल कितना, तो इनिशियल भी माइनस m इंटू, क्योंकि हम अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं और कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद दोनों ही मोमेंटम मेरा नीचे की तरफ है, इसलिए दोनों ही नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नो सर। नहीं। तब cos 30 कितना होता है √3/2, तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या बना, √3i इज इक्वल टू mu माइनस mv1, पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम लोग किसके लिए लिखेंगे, दोनों में से किसी एक बॉल के लिए लिख लो, या तो इसके लिए लिख लो या इसके लिए लिख लो। चलो हम राइट वाले बॉल के लिए लिख लेते हैं। इस पे इंपल्स, और वो भी किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखेंगे। क्यों, इसलिए कि एक्सटर्नल इंपल्स स्प्रिंग का IP ऊपर की तरफ है, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, 0। तो केवल ये I ही का ना केवल कंपोनेंट आएगा, और ये एंगल कितना है आमने सामने, ये है 60 डिग्री। देखो तो ये वाला एंगल बराबर होगा ना 60 डिग्री, यस सर। तो ये वाला एंगल है मेरा 60 डिग्री। अब किसके लिए हम लोग लिखेंगे, impulse equation for right ball of mass m। देखो क्या है, IT का कंपोनेंट तो 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल किसका कंपोनेंट हमको मिलेगा, इस I का मिलेगा, कितना मिलेगा, I cos 30, I cos 30, I cos 30 कितना के बराबर, तो चेंज इन मोमेंटम, तो इसका फाइनल मोमेंटम है mv हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इनिशियली तो ये रेस्ट में था। cos 30 is 1/2, तो यहाँ से I का वैल्यू मिला, I कितना मिल गया, cos 60, हाँ 1/2, 2mv2 इतना हो गया। दूसरा इक्वेशन पुट कर देते हैं हम लोग ऊपर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा 3 वेरिएबल है, कौन कौन, I, v1 और v2, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन बाद में और बनाना होगा, ठीक है हम बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो इससे तुमको कितना मिल गया, 2 √3
mv2 इज इक्वल टू mu माइनस mv1। ठीक ना, इसको थर्ड रिलेशन लिख रहे हैं, लेकिन ये तीसरा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि उसी पहला दूसरा से बनाया गया है। हाँ, अब क्या कंडीशन हम यूज करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इक्वेशन यूज करेंगे। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों में से किसी भी एक लाइन के अलोंग, चाहे तो इस वाले लाइन के अलोंग या इस वाले लाइन के अलोंग, दोनों में से किसी के अलोंग हम लोग यूज कर लें। चलो हम यूज कर लेते हैं ये वाला लाइन के अलोंग। क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई है, तो ई कितना के बराबर होता है बताओ। 9। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, बताओ जी सेपरेशन कितना है। तो ये जो बॉल है कॉलिजन के बाद इधर v से जा रहा है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v cos 60। v2 cos 60। और ये वाला बॉल आके हिट कर रहा है ना, छोटा वाला m, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, कितना वेलोसिटी इसका कॉलिजन के बाद, v1 है ना। यस सर। तो इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, 30 ना है। तो ये आ रहा है इसके तरफ v1 cos 30 से, तो क्या कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कॉलिजन का दूर होना चाहिए, तो v2 cos 60 माइनस v1 cos 30 होगा। यस है कितना हो गया, v2 cos 60 माइनस v2 cos 60 माइनस v1 cos 30। अप्रोच किया तो देखो ये रुका हुआ है बेटा, शुरू में ये रुका हुआ है, इसका वेलोसिटी है 0, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। हाँ ये नीचे मूव कर रहा था, कितना से मूव कर रहा था, यू से। u से, तो कितना से आ रहा था, किस वेलोसिटी से इस लाइन पे आ रहा है, u cos 30 आ रहा ना। यस तो हम लोग क्या लिखेंगे, u cos 30 है ना, यस वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं ऊपर नीचे, cos 60 1/2 और 30 is √3/2, तो 1/2 तो इधर से कट ही जाएगा, तो लिखेंगे v2 माइनस √3 v1 इज इक्वल टू √3 into u। ये मेरा, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 आंसर आ गया, जो निकालना था बॉल का वेलोसिटी है ना। v1 डैश यानी कि v1 ऊपर दिया हुआ, v1 कितना है, v1 इज इक्वल टू स्मॉल m माइनस ऑफ e इंटू कैपिटल M, नहीं 6m है, 6em अपॉन m plus 6 into u and v2 कितना है, √3m 1 plus e, √3m 1 plus e अपॉन m plus 6m इंटू u। आ गया दोनों बॉल का वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है तो नोट करो, पहले यहां से यहां तक का फोटो ले लो। हो गया सर। हो गया, यस ठीक है। अब यहां से यहां तक का ले लो,
हो गया सर। हो गया। अब देख बेटा अब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है इम्पल्स बताना है, टेंशन बताना है, स्ट्रिंग में इम्पल्सिव टेंशन का वैल्यू क्या है ये निकालना है। तो जैसे पिछले वाले प्रॉब्लम में निकाले थे इसमें भी वैसा ही निकालेंगे इम्पल्सिव टेंशन, है ना। हम दोनों में से किसी एक बॉल पे इम्पल्स का इक्वेशन लिख दिया, तो देखो तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या लिख दिया साइड में करके, यहीं पे लिख देते हैं। देखो देखो तो इस वाले बॉल पे ही लिख दे इम्पल्स इक्वेशन, क्या क्या इस पे इम्पल्स लग रहा है इस बॉल पे। एक तो स्ट्रिंग लगा रहा आई पी, दूसरा कौन लगा रहा, ये ऊपर वाला बॉल लगा रहा है इधर साइड आई, यही दो इम्पल्स इक्वेशन है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा भाई, तो इस स्ट्रिंग के लाइन को हम आगे बढ़ा दे तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट। इस आई का, इसका साइन कंपोनेंट आएगा। एक तो आई टी ऊपर है, तो लिखो इम्पल्स इक्वेशन या इम्पल्स ऑन राइट वॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्या है जी, एक तो है आई टी ऊपर की तरफ माइनस आई साइन 60 ना वर्टिकल लाइन पे। यस सर। कितना इम्पल्स चले वर्टिकल लाइन पे, तो ये बॉल मूव ही नहीं किया है, कोलिजन के बाद भी मूव किया था, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया है इधर साइड। तो वर्टिकल लाइन पे मोमेंटम फाइनल भी जीरो, आई इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल भी जीरो। तो कितना हो गया, आई टी इज इक्वल टू हो गया साइन 60 इज √3/2 इंटू आई। और आई का वैल्यू मेरा कहां से मिलेगा, आई का वैल्यू इससे मिलेगा। तो कितना हो गया ये √3 mv2। अब v2 तुम निकाल चुके हो, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3 स्मॉल m कैपिटल M 1 + e इंटू u अपॉन m + 6m। बताओ कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, अरे यार बताओ, इतना बार अनम्यूट कर दिए फिर उसके बाद अभी ये हुआ क्या कब हुआ सिस्टम सर? में आज खराब हो गया। नीचे वाला भी तो सिस्टम में खराब हो गया सर। बताइए, मॉनिटर को बार बार म्यूट कर दे रहा है ना। सबको म्यूट कर दे रहा है। सबको कर रहा है सर। सबको कर रहा है, फिर ऐसे म्यूट करेंगे सर, फिर अनम्यूट नहीं होगा। तो थोड़ा सा नीचे वाला का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अच्छा चलो पूरा फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस हो गया। यस सर। और ये हो गया, बोलो हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं। सोने के पहले बेटा इसको रिवाइज करना है सर कोशिश करो दूसरे कॉपी में भी बनाने का। हाँ बोलो। सर कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग सर जो इम्पल्स सब में सेम है ना सर, आई हाँ आई जो लिए है ना सर इम्पल्स,
कॉमन जी, नॉर्मल हाँ के जी। along। हाँ हाँ सर मास अरे सेम हर है। एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इस पे आई लगाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा इस पे, और ये भी आई लगाएगा। ठीक है, एक्शन Yes. रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि फोर्स तो सेम हुआ ही है, और टाइम कॉलिजन पीरियड तो दोनों के लिए वही रहेगा ना, दोनों के लिए ना सेम रहेगा dt Yeah. है, इसलिए Yes, yeah. दोनों पे एफ डी टी, इसलिए इस पे आई तो इस पे भी आई, और सिमेट्रिसिटी से यूज कर दिए, इस पे नीचे आई लगा तो इस पे भी ऊपर आई लगा। I like it. ठीक है, लेकिन टेंशन स्ट्रिंग का तो इम्पल्स कुछ और हो सकता है, एक्शन रिएक्शन ऑफ फोर्स आपस में इक्वल एंड बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। Yes, sir. Common normal के। और बोलो। सर बोले सर पिछला क्लास का सर लास्ट क्वेश्चन सर वो दिखा दीजिए एक बार, उसका भी सर लेना है स्क्रीनशॉट, वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, झूठ बोलता है, हम ही अपलोड किया, हम ही डाले हैं ग्रुप में, बोलता अपलोड नहीं हुआ है। पिछला क्लास का नहीं वीडियो अपलोड हुआ है जी। हाँ तो तब देखना पड़ेगा एक बार जाकर, पिछला बार देखे तो नहीं था सर। उसी दिन हम रात में डाल दिए था लेक्चर 8 सर। जी। लेक्चर 8 होगा या लेक्चर 9 होगा, अभी बताते ग्रुप में दिखाते हैं। 8 होगा सर तब मॉनिटर क्या है इसे बताओ, इसको मॉनिटर बना दिया, यही सब है, सारा काम उल्टा पुल्टा यही करता है। हाँ एक भैया, सर बहुत सारा क्लास सर भेज दिया गया सर, इसीलिए नहीं समझ में आया। एक बार में वो भेज दिया, वो अपना जानते, जो हम भेजे वो हम जानते। देखो तो कॉम 12 यही ना है, हैं? यही है यार को क्या बोले, कल सर कितना बजे क्लास होगा सर? तुम मॉनिटर का लायक है नहीं खाली, लेकिन हम तुमको बना दिए हैं मॉनिटर, है ना। इससे सर फायदा क्या अपना हुआ सर? अपना ब्यूटो पावर यूज करके मॉनिटर बना दिए, तुम बताओ, हमको बेइज्जत करा के रखा है। फायदा नहीं हुआ सर, हैं? मॉनिटर बनने का कोई फायदा नहीं, क्या मॉनिटर बनने का कोई फायदा नहीं हुआ सर, कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल अच्छा, नहीं। कहाँ से लॉकडाउन लग गया है ना जी। मॉनिटर बन के तुमको रॉब क्लास में भी जमाना चाहिए था, जमा ही नहीं पाया। चलो हो गया। यस सर हो गया। चलो 2 क्वेश्चन और है, अब इसको देखो क्या बोलता है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। कॉलिजन के जस्ट बाद उसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। रफ सरफेस एच हाइट से इसको गिराया गया, ठीक है। तो देखो जब तक ये बॉल गिर रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, है? √2gh सर। √2gh। तो लिखेंगे द टाइम ऑफ फॉल, द टाइम ऑफ फॉल और √2h अपॉन जी ना, 2h वही जी ना, तो √2gh बोलता है, ठीक है। अब इतना टाइम में ये क्या होगा, इस पे क्या क्या फोर्स है, एक तो इसका अपना वेट mg है जब तक वो एयर में है, एक नॉर्मल है, और सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब पीछे की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ होगा म्यू इंटू एन होगा, और एन कितना के बराबर है, एन बराबर है mg के, तो ये हो गया म्यू mg ना। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है ना, रिटार्डेशन है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई मास एम, तो कितना लिखोगे? म्यू जी लिखोगे ना। बताओ कोई प्रॉब्लम है? सर फिर से बता दीजिए सर एक बार। बेटा इसका वेट एम जी नीचे की तरफ है ना एम जी, यस और सर। नॉर्मल ऊपर है, तो ये वाला बॉडी जब भी मूव करेगा सरफेस के लॉन्ग, इधर वी नॉट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, यस सरफेस सर। का परपेंडिकुलर तो नहीं मूव करेगा, और सरफेस रफ है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो पीछे का तरफ फ्रिक्शन लगेगा म्यू यस इनटू सर। एन, और एन हो गया एम जी के बराबर। यस सर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? म्यू एम जी फोर्स डिवाइडेड बाई मास, मास कट गया तो म्यू जी आया, यस सर। और ये किस साइड आया एक्सेलरेशन? लेफ्ट साइड, तो इसलिए नेगेटिव हम लिख दिए। नेगेटिव सर। अब लिखो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा तब तक? 9 वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के जस्ट पहले उसका वेलोसिटी भी क्या लिखोगे? तो वी नॉट प्लस एटी, इतना लिखेंगे। वी नॉट माइनस म्यू जी रूट अंडर 2h अपॉन जी, तो कितना आ गया? वी नॉट माइनस म्यू रूट अंडर 2gh। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट छूट गया, कॉलिजन क्या है? कॉलिजन इलास्टिक है। कॉलिजन ऑफ बॉल एंड वेज इज क्या है? इलास्टिक। या सीधा सीधा उतना नहीं लिखे, हम सीधा लिख दे E इक्वल टू 1 किसके लिए? बॉल और बेज के लिए कॉलिजन इलास्टिक है। किसके लिए? फॉर बॉल एंड बेज। तो बताओ इलास्टिक कॉलिजन है तो ये तो सरफेस तुम्हारा डाउनवर्ड नहीं मूव कर सकता है, या कि इसको हिट करेगा बॉल तो ये जमीन के अंदर नहीं ना जा सकता है। नो सर। तो इलास्टिक कॉलिजन इसका मतलब जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसी वेलोसिटी से जाएगा, तब ना ई का वैल्यू 1 होगा। यस। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? सेपरेशन अपॉन अप्रोच बराबर, तब ना दोनों ई का वैल्यू 1 आएगा। इसका मतलब बॉल जिस स्पीड से आके हिट करेगा उसी स्पीड से बॉल को रिबाउंड करना होगा। ठीक है, तो इम्पल्स इक्वेशन इसके बाद अब देखें हम लोग क्या क्या हिट करते समय क्या क्या फोर्स होगा। देखो तो वेज को इस वेज को जब ये बॉल हिट कर रहा है ठीक है, यस सर। तो किस स्पीड से? रूट अंडर 2gh से हिट कर रहा होगा। यस सर। वेलोसिटी इसका नीचे की तरफ है, कितना? अंडर रूट 2gh। अंडर रूट 2gh। कॉलिजन के बाद इसको ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। कॉलिजन के बाद कितना हो जाना चाहिए? ऊपर हो जाना चाहिए। कितना? उतना ही, अंडर रूट ऑफ 2gh। साइन सर। तब ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच होगा, ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। है साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लीजिएगा सर। अरे बेटा वो एरो से साइन दिखा दिए ना, एरो ऊपर दिखा दिया, मतलब कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऊपर है, एरो नीचे दिखा दिए हैं, यानी कि ओके। कॉलिजन के पहले वेलोसिटी नीचे है। एरो बता ही रहा है उसका डायरेक्शन।
है? यस सर। ठीक है, अभी बताओ, तब ई ऊपर नीचे था, ऊपर कैसे हो गया? तो जरूर इस पे फोर्स ऊपर लगा हुआ तब है ना। और ये कॉलिजन पीरियड में सब कुछ हो जा रहा है, यानी कि ये बॉल का इमीडिएट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जो नीचे था √2g अब ऊपर हो गया है। इसका मतलब इस पे एक इंपल्सिव फोर्स लग गया है। कौन लगा दिया है ये इंपल्स? वेज। वेज, तभी ऐसा हुआ होगा। तो इस पे इंपल्स ऊपर की तरफ लग गया है। मान लेते हैं इंपल्स का वैल्यू कितना है, आई। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि बेस जब इस पे आई ऊपर लगा दिया तो ये भी बेस पे आई इधर लगा देगा, नीचे। नीचे। अभी बताओ, बॉल का वेट mg भी तो है साथ में कि नहीं है? है सर। तो वेट उसका mg क्या हो जाएगा? इस इंपल्स के सामने इग्नोर कर देंगे, क्योंकि mg फाइनाइट फोर्स होता है ना। यस सर। इंपल्स शॉर्ट इंटरवल में बहुत लार्ज फोर्स, तो बॉल का mg लिखने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से बेज का भी mg लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बताओ, इस पे इंपल्स आई नीचे की तरफ लगा बड़ा सा, तो ये जमीन के अंदर घुसा कि नहीं घुसा? नहीं। जब बॉल अगर कोई बेच पे नहीं ना घुसा, इसका मतलब जमीन इस इंपल्स को काउंटर बैलेंस किया। मतलब ग्राउंड भी उसी समय एक ऊपर इंपल्स लगा देगा इमीडिएट। नॉर्मल क्या करेगा? ग्राउंड भी लगाएगा सर। ग्राउंड भी लगाएगा। और ये इंपल्स ऑफ किसका? ग्राउंड। ये ग्राउंड का इंपल्स हो गया आई जी। हाँ जी, बोले सर कि सर बॉल के रिस्पेक्ट में सर वेज का सर ज्यादा अगर हुआ सर मास, तो सर इस में तो इसको लेना नहीं चाहिए सर, तब सिग्निफिकेंट ना हो क्या जाएगा। हाँ क्या बोला? बॉल के रिस्पेक्ट में, बोले सर बॉल के रिस्पेक्ट में अगर जो देखेंगे तो सर वेज का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो सर सिग्निफिकेंट मानना चाहिए था। किसका मास? क्वेश्चन तो दोनों का बराबर ही दिया है, दोनों का मास। तो ठीक है सर, नहीं देखा सर। स्मॉल एम दिया है, ज्यादा भी होता तो का बेस जमीन के अंदर घुस जाता, बॉल उस पर गिरता तो जमीन रोकेगा ना भाई। ठीक है, Yes, बॉल sir. से बेस का मास बहुत ज्यादा है, अगर रहता तो। यहाँ पे है नहीं। रहता तो सर लकड़ी का कोई बहुत बड़ा सा ये है, गट्ठर है, मतलब प्लांट जिसको बोलो, जिसको तुम हिला नहीं सकता, बहुत वजन है, बहुत बड़ा सा प्लांट है, उसमें Yes, तुम sir. गेंद गिराया तो का वो जमीन से पर अर्थ से ज्यादा भारी होगा? वो कितना भारी रहेगा? तो नहीं मान सर। लेते हैं 1 टन का एगो लकड़ी है, तो अर्थ के मास के सामने तो निग्लिजिबल है ना जी। तुम्हारे लिए बॉल के लिए ना बहुत ज्यादा है, हैं? यस सर। ठीक है, हाँ और सर। कोई इंपल्स होगा? बताओ, ई वाला जो ग्राउंड जो इंपल्स लगाया किस नेचर का है? ये कैसा इंपल्स है? नहीं सर। ये नॉर्मल है ना जी। यस सर। पहले वही वेट mg नीचे था, तो ग्राउंड इसको बैलेंस लास्ट करने के लिए नॉर्मल ऊपर लगाता था, ng लगाता था ना। यस हैं? सर। यस सर। यही नॉर्मल इंपल्सिव बन गया है। और तुमको क्या बोले थे कि ये क्वेश्चन कराएंगे बाद में। देखो, जब नॉर्मल इंपल्सिव हो गया, मतलब सर बेस और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल इंपल्सिव हो गया, तो यहाँ का फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा, जब, क्योंकि F इक्वल टू n होता है। F तभी लार्ज होगा जब n लार्ज होगा, और n यहाँ पे लार्ज हो चुका है, इसलिए फ्रिक्शन भी मेरा लार्ज बन जाएगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब एक इंपल्स आ जाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, समझे? यस सर। देखिए यहाँ पे अब मेरा क्या हो गया, अब बेस के सरफेस और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन इंपल्सिव नेचर का हो गया। कितना लिखेंगे इस फ्रिक्शन को? ये IF, F फॉर फ्रिक्शन, दिस इज द इंपल्सिव फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये कितना के बराबर? म्यू टाइम्स ऑफ n, और n यहाँ पे क्या है? IG है, ग्राउंड का इंपल्स।
समझ गया है? Yes, sir. देखो अब बाकी फाइनाइट फोर्सेस दोनों का वेट एमजी इग्नोर हो गया। बेज बॉल पे इंपल्स ऊपर लगाया तो बॉल इस पे नीचे लगाया, इसके वजह से क्या, अब ये जब ये तो इंपल्स बहुत लार्ज फोर्स नीचे की तरफ है, ये चाहेगा कि इसको ग्राउंड में घुसा दे। जैसे ही ये ग्राउंड में घुसने के लिए सोचेगा तो ग्राउंड भी कहेगा अच्छा बेटा रुक, तो क्या समझ रहा, अभी तुम्हारा वेट एमजी नीचे था, इसको बैलेंस करने के लिए केवल हम फोर्स दे रहे थे, तो हमको छोटा समझ लिया था, तुम बड़ा सा फोर्स लगाया है, तो ठीक है हम भी नीचे से बड़ा लगा देते हैं। ग्राउंड क्या करे, इस बेज को, इस प्लान को अंदर जाने नहीं देगा, तुरंत ये अपना नॉर्मल को क्या कर देगा, लार्ज कर देगा। रिलीज कर देगा। समझा? और ये नॉर्मल यहाँ पर का लार्ज हुआ किसके बीच का, बेज और ग्राउंड के बीच का, तो बेज और ग्राउंड के बीच में ना फ्रिक्शन है, ऊपर का Yes. सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, जो भी फ्रिक्शन है केवल यहाँ पे है, तो यहाँ का फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है, नॉर्मल जीरो तो फ्रिक्शन जीरो, नॉर्मल लार्ज तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू लार्ज। समझा? यस सर। अब आ जाओ, अब इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। अब इस आई का वैल्यू निकाले, कैसे, चेंज ऑफ मोमेंटम से, ठीक है? तो किसके लिए लिखेंगे, पहले फॉर बॉल आई अपवर्ड, है ना जी, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू रूट अंडर 2gh ऊपर के तरफ, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, नीचे अपवर्ड, चूंकि मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया तो डाउनवर्ड नेगेटिव, तो शुरू वाला मोमेंटम नेगेटिव है क्योंकि वो नीचे की तरफ है, माइनस m रूट अंडर 2gh, तो इसलिए टोटल मोमेंटम मेरा कितना हो गया, टोटल मोमेंटम हो गया ये 2m रूट 2m रूट अंडर 2gh, 2gh. ये हो गया। अब बेस पे लिखो इंपल्स इक्वेशन फॉर बेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर बेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, बताओ वर्टिकल डायरेक्शन पे बेस पे क्या क्या फोर्स है, अपवर्ड है ग्राउंड का IG है, यस सर। और डाउनवर्ड है बॉल का I नीचे की तरफ, है ना जी, ये ऊपर है और ये नीचे है, बेस पे यही दो फोर्स है ना केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, यस सर। Yes, sir. और दिस इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बताओ बेस तो केवल कॉलिजन के बाद भी या कॉलिजन के पहले भी केवल ग्राउंड के अलॉन्ग मूव कर सकता है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज नहीं। 0. हाँ, कॉलिजन के बाद मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी बदला है, कॉलिजन के बाद इसका वेलोसिटी कितना ले लिया है, इसको कितना लिख दे, v डैश v2, V2 लिख लीजिए सर। चलिए v2 लिख देते हैं, कॉलिजन के पहले कितना लिया है, v, तो ये v से बदल के हुआ v2, V2. समझा? तो यहां से क्या आ गया, IG कितना, I के बराबर 2m रूट अंडर 2gh, है ना? तो अब फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इंपल्स लिखे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बस एक ही वो इंपल्स है, फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बताओ क्या है जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, म्यू आएगी ऐसे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड। कौन डायरेक्शन पॉजिटिव माने, राइट की लेफ्ट, right. राइट, तो इसको क्या लिख दो, तब इसको माइनस कर दो क्योंकि लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बताओ फाइनल मोमेंटम कितना है बेस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, mv2, इनिशियल कितना है MV. fv, वैल्यू पुट करो, माइनस म्यू
IG कितना है? 2m root gh under root 2 gh 2m under root 2 gh mv2 माइनस m। अभी कितना है? v0 माइनस mu mu under root 2 gh अंडर रूट 2gh। क्या कटा? m m कट गया। यस सर yes sir v2 निकालना, बाकी सबको एक तरफ कर दो। therefore v2 कितना हो गया? v0 है v0 माइनस म्यू 2 रूट gh माइनस 3 म्यू रूट अंडर 2gh। सही है जी, देखो तो कैलकुलेटर। yes sir ठीक है, yes यही हो sir गया आंसर। क्या निकालना था? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के जस्ट बाद यही होगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर नहीं, स्क्रीनशॉट लो। हो गया हो गया। सर हाँ, yes sir चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। क्या है हम्म, ये खतरनाक दिख रहा है सर क्वेश्चन देख लो। देखो, दो गो बॉल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। ये दोनों बॉल है, ये और ये दोनों बॉल है, और दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है? L। लेकिन जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना है? 2l 12 है। अब बॉल को जो है स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर थ्रो कर दिया जा रहा है। ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर इसको थ्रो किया जा रहा है। समझा? यस सर दोनों का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसको पता है। तो बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम टॉट। स्ट्रिंग जब टॉट होता है तो उसके बाद जस्ट बाद क्या, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी बताना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सिव टेंशन, और इंपल्सिव टेंशन का वैल्यू बताना। ठीक है, यस सर बनाते हैं। शुरू में क्या था? बॉल ये है ए, बॉल है ठीक। और ये है बॉल बी। जब स्ट्रिंग टॉट हुआ तो इस तरह से, शुरू में ये बॉल कहाँ पे था? इस पोजीशन पे था।
शुरू में बॉल यहाँ पे था, इस पोजीशन पे, ठीक है। अब बी यहाँ पे आ गया, तो दोनों को कौन सा लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन दोनों को मिला रहा है। इसका लेंथ कितना है, 12 12 है। शुरू में ये वाला लाइन है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन, Yes. ये कितना है, एल, ठीक है। तो बताओ, ई तो 90 डिग्री है, ठीक। तो बताओ ई एंगल कितना हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस हाइपोटेनस का आधा है, यानी cos थीटा इक्वल टू 1/2 लिखेगा ना जी, L डिवाइडेड बाई 2L 1/2 कितना के लिए होता है, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 degree. 60 डिग्री होगा। Yes, sir. तो बॉल का वेलोसिटी किधर था, इस लाइन के अलोंग ना था, Got स्ट्रिंग जस्ट आउट होने के पहले था। Yes. यस सर। अब बताओ टेंशन किधर एक्ट करता है हमेशा, स्ट्रिंग टाइट होता ही किधर टेंशन लगेगा, String के long. स्ट्रिंग के अलोंग। स्मूथ टेबल पे दोनों बॉल है तो फ्रिक्शन तो है नहीं, दोनों का वेट mg किधर, अंदर के तरफ। दोनों को वेट को कौन बैलेंस कर रहा होगा, दोनों जगह नॉर्मल है ना, एन ऊपर, यहाँ पे भी इसका वेट mg नीचे और n ऊपर। इससे तो कोई मतलब नहीं, दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन में, एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के ऊपर। प्लेन में क्या फोर्स, स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन आएगा, Done, sir. है ना। Yes. तो देखो इसमें जो टेंशन होगा इधर एक्ट करेगा, और इसमें जो टेंशन होगा वो इधर एक्ट करेगा। अभी बताओ बेटा, टेंशन यहाँ पे जो लग रहा है, ये तो इमीडिएट बॉल का वेलोसिटी चेंज करेगा ना, क्योंकि दोनों को तो भागना हुआ, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा है, Yes, तो sir. दोनों के बीच में सेपरेशन तो नहीं बदलेगा स्ट्रिंग टाइट होते ही, तो इमीडिएट दोनों बॉल का वेलोसिटी बदलना होगा। ऐसा काम कौन कर सकता है, इम्पल्स। Pulse. इसका मतलब स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा जस्ट आउट होने के समय, एक लार्ज इसमें वैल्यू आएगा, फोर्स आएगा टेंशन का। दो ये टी सफिक्स में क्या बता रहे हैं, दिस इज द इम्पल्सिव टेंशन, है ना, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, एक्चुअली ये इसका काम होगा कि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम कर दे, तब ना दोनों एक साथ मूव करेगा। Yes, sir. अरे स्ट्रिंग के बीच में सेपरेशन कब चेंज नहीं होगा, जब दोनों का अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, स्पीड सेम होगा, है ना। तो देखो ये जो तुम्हारा अब आ गया, इसको हम लोग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, किधर किधर, अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, क्योंकि टेंशन किधर साइड है, बोलो, A string के long. स्ट्रिंग के अलोंग। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी अगर बॉल का बदलेगा तो वो केवल स्ट्रिंग के अलोंग वाला वेलोसिटी बदलेगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंपल्स का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, उधर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, नहीं आएगा। इस 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30. 30। इसका अपोजिट एंगल ये 30 होगा ना। Yes, sir. तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर साइड हमको कितना मिल जाएगा, u
कॉस Okay. 30 किसके पहले, स्ट्रिंग के जस्ट टाइप होने के पहले। और इधर साइड कंपोनेंट कितना मिल जाएगा, Sin sir. Sin 30. साइन 30, इधर है u साइन 30। तो ये इम्पल्स क्या करेगा, इमीडिएट स्ट्रिंग के अलोंग दोनों का वेलोसिटी को इक्वल करेगा, तब ना ये फिर उसके बाद क्या होगा, फर्दर तुम्हारा दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग अभी शुरू में बढ़ सकता था क्योंकि लेंथ 12 था, लेकिन अब 12 के बराबर हो गया, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता स्ट्रिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका वेलोसिटी जीरो जो था बॉल का, इस बॉल का वेलोसिटी जो जीरो था वो मान लेते हैं, इसको बढ़ा के ले जाएगा भी पे, इधर स्ट्रिंग के अलोंग, इसको बढ़ा के कितना पे लाएगा, V पे। क्योंकि इम्पल्स जिधर लगेगा उधर ना वेलोसिटी मिल जाएगा है। Yes sir. इसका वेलोसिटी इधर, और इसका वेलोसिटी क्या करेगा, इसको चेंज करेगा, u cos 30 से इसको बदल के इसको भी v करेगा। जब दोनों का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग सेम हो जाएगा तभी ना दोनों फिर साथ साथ मूव कर पाएगा। Yes sir. हाँ, स्ट्रिंग का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग हो सकता है, जैसे तुम यहाँ पे बैठ गया, अब बताओ ऑब्जर्वर को अगर इस बॉल पे बैठा दे तो उसको क्या दिखेगा कि ये बॉल इससे दूर जा सकता है, नहीं ना। No sir. तो इसका मतलब कि इसका क्या होगा, इसका वेलोसिटी इधर नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना जी, जीरो Yes sir. अलोंग द स्ट्रिंग। ये उतर के जब ग्राउंड पे आएगा तो देखेगा कि अरे ये तो भाग रहा था इधर भी से, इसका मतलब इसका भी इधर कितना होना चाहिए, भी होना चाहिए, V. तब ना रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग दोनों का जीरो आ जाएगा है। तो सीधा सीधा स्ट्रिंग वाले केस में क्या करना है, स्ट्रिंग वाले केस में दोनों का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर टॉप, दोनों का वेलोसिटी को इक्वल कर देना है अलोंग द स्ट्रिंग, तब ना रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग जीरो होगा दोनों का। हाँ, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकता है, कोई आदमी अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये वाला पॉइंट तो उसके लिए रेस्ट में है, तो गोल गोल घूम सकता है ना इसके अराउंड Yes sir. और किसकी वजह से घूमेगा, तो यही परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से, U sin 30. u sin 30 की वजह से, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इन दोनों बॉल को एक सिस्टम मान ले, तो बताओ इस सिस्टम पे ये इम्पल्स इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, आईटी Internal sir. इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल इम्पल्स है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अलोंग टोटल मोमेंटम को कंजर्व Conjunction. कर सकते हैं ना, तो कंजर्व Yes. बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग स्ट्रिंग। बताओ शुरू में एक का तो जीरो है और एक का कितना स्ट्रिंग अलोंग u cos 30 है, mu cos 30 है ना, क्या जी, Yes sir. ये है ना u cos 30 शुरू में, और एक का जीरो था, बाद में क्या हो गया, दोनों का हो गया v, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो a का भी mv और b का भी mv, तो इसलिए कितना आ गया v का वैल्यू, cos 30 √3/2, इधर से 2 चला जाएगा, तो √3u डिवाइडेड बाई 4, किधर, ये हो गया अलोंग द स्ट्रिंग। बताओ कोई प्रॉब्लम, No sir. तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ए के पास तो बस यही वेलोसिटी है, √3u/4, किधर, अलोंग String. स्ट्रिंग। अब बी के पास क्या है, उसके पास दो वेलोसिटी है, एक स्ट्रिंग के अलोंग है, एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, इधर है v और इधर है u sin 30, है ना। और जब दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर। दोनों का रूट अंडर स्क्वायर का समीशन, है ना।
तो Yes. v स्क्वायर प्लस u साइन 30 का स्क्वायर। v निकाल चुके हैं कितना, √3/4, तो 3u स्क्वायर बाई 16, और इसका कितना हो जाएगा u स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया √7 u/4, इसका वेलोसिटी इतना हो, ये स्पीड हो गया। अगर डायरेक्शन पूछेगा कि किधर, तो स्ट्रिंग से अगर डायरेक्शन देना चाहते हो तो स्ट्रिंग को एक्स एक्सिस मान लो, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को Y axis. इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो क्या लिखते थे, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट, याद आया है, Yes, ए sir. वाई अपॉन ए एक्स, किससे एंगल AX. देता था, एक्स एक्सिस से, यानी कि ये एक्स एक्सिस स्ट्रिंग को माने, तो स्ट्रिंग से वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। थीटा कितना, तो थीटा हो गया tan इनवर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बताओ कितना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, U sin 30. u sin 30, यानी कि u sin 30 इज 1/2 u/2, अलॉन्ग कितना आया है, √3u/4, यही ना, u कट गया तो कितना आ गया, tan इनवर्स 2/√3, किधर, विथ स्ट्रिंग या फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से tan इनवर्स 2/√3 एंगल पे उसका वेलोसिटी है, और कितना है उसका वैल्यू, √7 u/4। 4. बताओ कोई प्रॉब्लम, No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। बेटा अनम्यूट तो हम कर ही रहे थे, लोग क्या क्या करता है हमको तो समझ में नहीं आता है। ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। फिर से समझा दीजिए ना सर। फिर से समझा देंगे, फिर से। स्क्रीनशॉट सब अनम्यूट हो गया, यस सर। यस सर। देखो 10 मिनट देखो बेटा, बॉल ये यहाँ से आगे बढ़ता जाएगा, देखो ये ए है और यहाँ पे बी था, टोटल स्ट्रिंग का लेंथ कितना था, ये 12 था, और दोनों के बीच का सेपरेशन है। स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो ये हो गया है 12, अब स्ट्रिंग जस्ट आउट हो रहा है, तो टाउट हो रहा है, तो अब दोनों को एक साथ मूव करना होगा। अभी तक तो दो क्या, एक रुका हुआ था, एक भाग रहा था, इस वजह से कि स्ट्रिंग अभी तक टाउट नहीं हुआ था, अभी तक स्लैक था। लेकिन जैसा ही स्ट्रिंग टाउट होगा, अब क्या करेगा, दोनों को एक साथ मूव करना होगा ना, यानी कि स्ट्रिंग टाइट रहना चाहिए। स्ट्रिंग अगर टाइट है तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये 0 वेलोसिटी था, इसका 0 से बदल के v हो जाएगा। इसका वेलोसिटी इधर u था, दो कंपोनेंट में तोड़े, एक स्ट्रिंग के अलोंग, या कि स्ट्रिंग के अलोंग सेम करना दोनों का वेलोसिटी, एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे एंगल 30 बना रहा, तो स्ट्रिंग के अलोंग कितना आ जाएगा, u cos 30, और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर आ जाएगा u sin। अब इसका भी वेलोसिटी क्या होगा, u cos 30 से बदल के v हो जाना चाहिए, तब ना दोनों का स्ट्रिंग वेलोसिटी v अगर सेम होगा तब ना स्ट्रिंग तुम्हारा क्या होगा, इसके बीच का सेपरेशन अब नहीं बदलेगा, क्योंकि जितना ये इधर भागेगा स्ट्रिंग के अलोंग, ये भी उतना ही भाग जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग का लेंथ फिर बदलेगा नहीं, है ना। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर भाग सकता है, जैसा कि कांटी से अगर कोई हम लोग क्या किए, एक बॉल को जोड़ दिया है, तो ये इसके बाद गोल गोल घूम सकता है ना, यानी परपेंडिकुलर स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग सकता है, लेकिन स्ट्रिंग के अलोंग कोई नहीं भाग सकता है, अगर स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स कर दो। और नहीं फिक्स है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे फिक्स करने के लिए, तो इस पे बैठ जाओ तो इसका वेलोसिटी 0,
जीरो करने के लिए भी पीछे लगाए ना, तो इसपे भी पीछे लगा देंगे तो भी कट जाएगा, तो ये भी जीरो दिखाई पड़ेगा, है ना। तो अलोंग द स्ट्रिंग नहीं भाग सकता, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर भाग सकता है। यानी कि देखो, तो हम लोग क्या करें, तो इम्पल्स, ये इमीडिएट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वो इम्पल्सिव कर सकता है, तो स्ट्रिंग का टेंशन इम्पल्सिव हो जाएगा, तभी ऐसा हो कि दोनों का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम हो जाएगा। पहले एक का 0 था, एक का u cos 30 था, अब दोनों का v और v हो जाएगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से क्या बेटा, तो एक तो 0 है शुरू में, और एक का कितना है mu cos 30 इज इक्वल टू, फाइनली दोनों का स्ट्रिंग के अलोंग कितना गया, इसका भी mv, इसका भी m। हम स्ट्रिंग के अलोंग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो अलग अलग दोनों पे करवेंगे। तो इससे मुझे भी मिल गया कि जस्ट स्ट्रिंग के टॉप होते ही दोनों कॉमन वेलोसिटी से जो मूव करेगा अलोंग द स्ट्रिंग, उसका वैल्यू आ गया √3u/4। तो इसके पास तो केवल यही ना वेलोसिटी है v, जस्ट आउट होते ही, तो a का वेलोसिटी हो गया √3u/4 किसके अलोंग द स्ट्रिंग। लेकिन b के पास क्या, एक v है और एक परपेंडिकुलर वाला है u sin 30। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर, उसका रिजल्टेंट कितना होता है √a² + v², तो वेलोसिटी ऑफ v क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग के जस्ट आउट होने के बाद v² + u sin 30 का स्क्वायर, तो ये आ गया √7u/4। ठीक है, अब डायरेक्शन किधर है इस वेलोसिटी का, इसका और इसका रिजल्टेंट किधर, ये बताना होगा ना कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, ये वाला थीटा देना होगा, क्योंकि वेलोसिटी बदल चुका है, जब u cos 30 से बदल के v हुआ तो डायरेक्शन भी बदलेगा। तो हम लोग पढ़े वेक्टर में बता है कि एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा दे तो उसका एंगल कितना होगा वेक्टर का, tan थीटा इक्वल टू बाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, पढ़े हो ना वेक्टर में। यस सर। तो इसको आप एक्स एक्सिस माने स्ट्रिंग को, और इसको बाई एक्सिस माने, तो बाई कॉम्पोनेंट कितना है, बाई कॉम्पोनेंट है u sin 30, u sin 30 मतलब u/√2, और एक्स कॉम्पोनेंट मेरा v है, अब v का वैल्यू निकाल चुके कितना √3u/, निकाले हैं, तो tan इनवर्स 2/√3 विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से tan इनवर्स 2/√3 एंगल पे बॉल अब इस डायरेक्शन में भागते हुए ग्राउंड वाले आदमी को दिखेगा, और जो ए पे बैठा होगा उसको दिखेगा कि रुका हुआ है, और ये स्ट्रिंग की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रहा है। अलग अलग फ्रेम से वेलोसिटी अलग अलग दिखाई पड़ेगी, अलग अलग डायरेक्शन में दिखेगी, यही तो काइनेमेटिक्स में बताया गया है। बोलो, हो गया, यस लो स्क्रीनशॉट ले लिए सर। हो गया। यस सर। कल भी बेटा तुम लोग का क्लास लगेगा, समझे। कल कितना बजे सर? कल वही टाइम, या हो सकता है पहले मैसेज चला जाएगा, क्योंकि कल तुम लोग का सेंटर ऑफ मास खत्म कर देंगे, तो जब आओगे सेंटर पे तो तुम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, रोटेशनल डायनेमिक्स। सुबह नहीं कर सकते सर? क्या बेटा? क्लास सुबह को सर 9-10 बजे। 9-10 बजे? अब बताओ, तुम 9-10 बजे उठ जाएगा, सब बच्चा तो जरूरी है कि 9-10 बजे उठ जाएगा? सब उठ जाता है सर। 9 बजे से क्लास रहता था पहले सर, पहले 9 बजे से क्लास रहता। कब 9 बजे से क्लास रहता है? मैथ का हम लोग का 9 बजे होता है सर। मैथ का दीपेश 9 बजे क्लास लेता है? यस सर। अच्छा, इतना जल्दी उठ जाता है? यस सर। तो सब अलग अलग होता है ना जी, कोई निशाचर होता है? हम निशाचर प्राणी है ना, हमको रात में जितना बोलेगा उतना बजे हम जग जाएंगे, लेकिन सुबह बोलोगे उठने के मतलब लिए तो आप मेरे ही साथ नहीं प्रॉब्लम उठते ना सर। है ना। इसलिए देखा, आप ही नहीं डॉक्टर हम उठते पहली ना दिन को सर। बोल दिए थे मेरा क्लास 3 बजे से लगाना, उसके पहले मत लगा। कल ट्राई कीजिए सर। क्या 12 किया है? कल कैसे ट्राई करो, का है कुछ कहीं जाना है क्या? पैकिंग करना है ना सर वहाँ आने के लिए। तो पैकिंग करना तो तू सुबह कर ले पैकिंग। फिर सुबह फिर उठे, क्लास नहीं रहेगा तो सुबह उठेंगे कैसे नहीं उठेगा सुबह? पैकिंग सुबह कर लो, समझा।
ओके पैकिंग करने के लिए देखो तो क्लास सुबह में कर दीजिए। तो मतलब कि वो इस तरह से हमको अलार्म बना रहा है, सर सुबह क्लास लेंगे तो उठेंगे, इसलिए यस उसके बाद पैकिंग हो जाएगा। बड़ी मार खाएगा तुम। अच्छा ऐसा करते हैं कि कल तुम लोग का क्लास 3:30 बजे कर 3:30 PM, तो जल्दी ले लेते हैं, चलेगा? उससे अच्छा समय क्या रहेगा सर यही टाइम में? हाँ वही नहीं सर टाइम 3 काहे बजे लगे नहीं चेंज शाम करोगे? में रखिए टाइम तब। चेंज करोगे तो बहुत बच्चा को कंफ्यूजन हो जाएगा, कब क्लास है नहीं क्लास है, हैं? यही टाइम ठीक है सर, यही टाइम। ठीक है सर टाइम शाम में टाइम वही ठीक रखो, है। टाइम तुम लोग का ऐसा शाम में करेंगे ठीक कि है। 6:30 से क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सर यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ तुम लोग को 6 से स्टार्ट कर देंगे या 5:30 से स्टार्ट कर देंगे, ओके सर। ठीक है? चलो नोट्स बेटा सबका बना रहना चाहिए, जितना ऑनलाइन में पढ़ा है टोटल चीज देखेंगे, नोट्स कॉपी में है कि नहीं सब बच्चे का देखेंगे, सोच लेना। बना लिए सर। हाँ मैं तो तू सोच लेना, मेरा पिटाई भी जानवे करता है, हम पिटते भी बड़ा मस्त है ना। मॉनिटर का देखिएगा सर। हाँ मॉनिटर का तो सबसे पहले देखा जाए, ठीक है? यस। चलो ठीक है, तो ओके बाय एंड